हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज रॉय है और आज की वीडियो का हम इंट्रो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबी है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप लोगों के पास समय की कमी है तो आप इसे 1.5x या फिर 1.2x पर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 रीजनल एस्पिरेशन के PYQs करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द आउटकम ऑफ पंजाब अकॉर्ड। पंजाब अकॉर्ड के हमें आउटकम बताने हैं। आउटकम मतलब क्या रिजल्ट आए जो पंजाब समझौता था। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलेंसी, नॉर्मलेंसी को दोबारा वापस लाया गया। द अकॉर्ड एम टू ब्रिंग पीस, रिस्टोर नॉर्मलेंसी इन पंजाब। ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ इंसर्जेंसी एंड वायलेंस, इंसर्जेंसी यानी रिवॉल्ट और वायलेंस जो हो रहा था। रिजोल्यूशन ऑफ की इश्यूज, रिजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन देना जो वहाँ के मेन इश्यूज थे, जैसे वाटर शेयरिंग, जो राबी बीफ वाटर डिस्प्यूट था उसके ऊपर, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो थी। टेंशन बिटवीन पंजाब एंड नेबरिंग स्टेट, उसके आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स के बीच में टेंशन थी एरिया को लेके। देन ट्रांसफरिंग ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब ऐसा कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट वॉज मेड टू ट्रांसफर, नहीं ये पॉइंट दोबारा बोलते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ चंडीगढ़, अ कमिटमेंट वॉज मेड टू ट्रांसफर चंडीगढ़ टू पंजाब। ये कहा गया चंडीगढ़ को पंजाब की ही कैपिटल बना दिया जाएगा, जो कि अभी भी तक नहीं हुआ। चंडीगढ़ अभी भी हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ द पंजाब अकॉर्ड 1985। बोर्ड 24 में आया है ये क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, फोकस ऑन ऑटोनॉमी एंड राइट, रिकॉग्नाइज पंजाब राइट ओवर द रिसोर्सेज और टेरिटोरियल क्लेम। फोकस किया जाएगा पंजाब खुद के लोग खुद वहाँ के राइट्स बनाए, खुद ही अपना स्टेट चलाए और उनका राइट्स हो उनके रिसोर्सेज पे, और जो टेरिटोरियल उन्हें क्लेम मिले, उनका अधिकार। प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन, फेयर ट्रीटमेंट, कंपनसेशन फॉर दोज अफेक्टेड बाय द वायलेंस एंड मिलिटेंसी। फेयर मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कंपनसेशन मतलब मुआवजा दिया जाएगा जो वायलेंस और मिलिटेंसी चली थी इमरजेंसी के टाइम पे। समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द रोल ऑफ ईवी रामास्वामी नायकर इन द्रविडियन मूवमेंट। जो ईवी रामास्वामी नायकर थे उन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे द्रविडियन मूवमेंट के टाइम पे। समझा। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू इट्स गोल एंड आइडियोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपने गोल और आइडियोलॉजी को लेके। पहले पॉइंट है एंटी कास्ट एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब किसी के खिलाफ लड़ना, जो एंटी कास्ट चला आ रहा था। अपोज द कास्ट सिस्टम, फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ लोअर कास्ट। एंटी कास्ट जो सिस्टम था उसके खिलाफ लड़े थे, जो लोअर कास्ट को दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था मतलब। ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वालिटी एंड वर्कड टू डिसमेंटल द हायरार्कियल स्ट्रक्चर। समझ आए। मतलब ये डिसमेंटल क्या था, हायरार्कियल स्ट्रक्चर, वही जो शुरू से चलता आ रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। तो जो वैश्य शूद्र मतलब ज़्यादातर तो शूद्र ही ब्राह्मण दबा रहे थे शूद्र को, उसी के खिलाफ, मतलब वही हायरार्कियल स्ट्रक्चर ये हटाना चाहते थे, डिसमेंटल करना चाहते थे। नाउ सेकंड पॉइंट, फाउंडर ऑफ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, विच एम टू प्रमोट सेल्फ वर्थ अमंग द लोअर कास्ट। मतलब कि ये बताता कि कोई ना भाई, हम लोअर कास्ट के, हम शूद्र हैं, लेकिन हमारी भी तो एक वर्थ है। मतलब वर्थ मतलब समझ जाओ वो सब। इनकरेज देम टू रिजेक्ट सोशल नॉर्म इम्पोज्ड बाय द अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोशल नॉर्म्स बता रखे थे, इम्पोज कर रखे थे, उन्हें ये लोग रिजेक्ट करते थे कि जैसे कि तू नीची जात का है तो यही काम करेगा। छोड़ो। तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थ्रू द्रविडियन कसाकम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द्रविडर कसाकम। जो द्रविडर कसाकम है वो 1944 में हुआ था। द्रविडियन फेडरेशन मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने ही जाके इसे इस्टेब्लिश कर दिया। बार बार बोला नहीं जा रहा, मेरे से जोर पड़ रहा है भाई। टू प्रमोट फॉर द पॉलिटिकल राइट्स एंड द्रविडियन पीपल, चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल एथलीट्स इन तमिलनाडु।
यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बैठा रखा है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट के भी लोग थे ना, वो वहाँ के लोगों पे अपना मतलब जो ब्राह्मण्स का ये चलता आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो ये सब था नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ यार, जो नॉर्थ के लोग थे वो वहाँ पे भी जाके ब्राह्मण थे भाई, कह रहे कि तुम शूद्र हो, ये सारी चीज़ नॉर्थ की बातें वहाँ जाके उन पे इम्पोज कर रहे हैं और उनका कल्चर वल्चर दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए लोग आवाज़ उठा रहे थे, जो कि जायज़ है भाई। और नॉर्थ यानी यहीं दिल्ली यूपी यहीं के सारे लोग, ठीक है, यहीं पे ज़्यादा भी होता था ये सारी चीज़ें। समझ रहे हो क्यों? तुम समझ रहे हो कि क्यों? प्रमोशन ऑफ रैशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म, पेरियार क्रिटिसाइज रीजनल ऑर्थोडॉक्सी एंड ब्राह्मणलिज्म। ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी यानी पुराने ख्यालात की सोच जो ब्राह्मण के द्वारा था। ब्राह्मणलिज्म मतलब एक सोच, आइडियोलॉजी को ही ब्राह्मणलिज्म बना दिया। क्या बात है। प्रमोट रैशनलिज्म एंड एस्थेसिज्म, इसका भी बताऊंगा एंड में, पहले ये पढ़ो। ही इनकरेज साइंटिफिक अप्रोच एंड सोशल इश्यूज, एडवोकेट फॉर वुमेन राइट एंड एजुकेशन, सोशल जस्टिस। आप समझो, रैशनलिज्म मतलब कि कोई भी तुम एक बात बोल रहे हो उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब ये जायज़ है, और एक उसके पीछे मतलब किसी भी बात के पीछे प्रूफ होना चाहिए, जो कि इनमें नहीं होता था। तुम समझ रहे हो ना। और एस्थेसिज्म मतलब यार भगवान पे भरोसा मानते करते नहीं थे, कहते थे देयर इज़ नो गॉड, इसीलिए तो वुमेन राइट के खिलाफ लड़ते थे, एजुकेशन और सोशल जस्टिस के। द शेपिंग द प्रोग्रेसिव एजेंडा फॉर द्रविडियन मूवमेंट, ये सारी छोटी छोटी बातें चल के आगे द्रविडियन मूवमेंट बन गया। समझ गए ना? बिल्कुल सही। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एनालाइज एनी टू रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ सेवन स्मॉल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब वो जो 7 बहनों का स्टेट है उसकी क्रिएशन के लिए कौन कौन से रीजन है। पहला, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। कल्चर का मतलब जान लो, शेयर्ड बिलीफ, मतलब शेयर्ड बिलीफ कुछ भी हो सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। एथनिक डाइवर्सिटी, हु यू आर बाय हेरिटेज, मतलब जो शुरू से चलते आ रहे हैं, जो तुम्हारे एंसेस्टर से तुम्हें मिलते आए हैं वो होंगे एथनिक डाइवर्सिटी। सबकी अलग अलग हो सकती है। और कल्चर भी अलग, हर अलग रीजन के भी अलग हो सकते हैं। द नॉर्थ ईस्ट इज होम ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स। समझ आगे होगा। स्मॉल स्टेट्स वर क्रिएटेड टू कैटर टू द यूनिक नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ दिस कम्युनिटीज़। फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ 1963 में, मेघालय का हुआ 1972 में, याद रखना, जो कि हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था। अदर अलाउड फॉर द रिप्रेजेंटेशन, और बाकी स्टेट्स ने कहा हमें भी थोड़ी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दो स्टेट इलेक्शन या फिर किसी भी छोटी चीज़ में। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल स्टेट्स वर सीन एज अ वे टू इम्प्रूव गवर्नेंस। समझा? स्मॉल स्टेट्स जो थी उन्हें ऐसा देखा जाता था कि वहाँ पे हम अपनी गवर्नेंस अच्छी कर सकते थे, मतलब छोटी जगह को चलाना आसान होता है ना, वही बात हो गई। एड्रेस द स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक इशूज ऑफ द रीजन। ओके, मतलब वहाँ के छोटी से छोटी सोशल इकोनॉमिक इशूज थी, हर एक छोटे से छोटे रीजन के, उन्हें एड्रेस मतलब थोड़ा बहुत समझा गया, थोड़ा बहुत ही समझा गया होगा। द न्यू स्टेट्स कुड फोकस मोर डायरेक्टली ऑन डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग। हाँ, छोटी शहरों में डेवलपमेंट और पीस बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया। रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसर्जेंट मूवमेंट, वॉयलेंस मूवमेंट को पर इतना ध्यान नहीं दिया। बाय एम्पावरिंग लोकल लीडर्स, हाँ वहाँ के लोकल लीडर्स को सपोर्ट किया जाता था ताकि ये सब ना हो, वॉयलेंस बाकी सारी चीज़ें। इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द पीपल ऑफ गोवा प्रेफर टू रिटेन अ सेपरेट आइडेंटिटी rather than merge with Maharashtra after Goa's liberation? After Goa's liberation, a section of population led by the Maharashtra
गोमंतका पार्टी, ठीक है, समझा। Decided that Goa merged with the Maharashtra due to Marathi speaking population, but क्या हुआ? However, many Goan led by the United Goan Party, वहाँ पे यूनाइटेड गोवन पार्टी थी जिन्होंने कहा कि wanted to preserve Goa's unique identity and culture, मैंने सोचा हमें गोवा की यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर को बचा के रखना चाहिए, पर्टिकुलरली टू कॉनकारी लैंग्वेज वाले जो थे, विच वॉज सेंटर ऑफ देयर हेरिटेज, समझा। दिस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू देयर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज मेड देम वोट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग सेपरेट ड्यूरिंग द 1967 पोल ओपिनियन पोल, मतलब ओपिनियन पोल रखा गया था कि हमें मर्ज करना चाहिए या नहीं, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पोल में वोट किया था कि नहीं करना चाहिए, वही बताया गया यहाँ पर। नाउ हम 6th क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई एनी टू स्टेट्स वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू फेस सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ऑल्सो नेम द लीडर हु लेड दिस मूवमेंट। ये बोर्ड 23 में भी ये क्वेश्चन आए। और वैसे 2 स्टेट्स वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू फेस सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और जम्मू एंड कश्मीर, दिस वाज लेड बाय द लीडर शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, who initially opposed joining India and later demanded autonomy for the region, समझा। जम्मू कश्मीर जहाँ का लीडर शेख अब्दुल्ला था, उसने नहीं माना था कि इंडिया के साथ ज्वाइन करूँगा, बोल रहा था हमें खुद की आज़ादी चाहिए अपने रीजन के लिए। आफ्टर द पार्टीशन देयर वाज आल्सो डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस और द इंटीग्रेशन विद पाकिस्तान। ये क्या बात थी भाई, इंडिपेंडेंस मांगने लगा, हमें आज़ादी नहीं दोगे तो हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। अब सेम ही नागालैंड में हुआ था। नागालैंड द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन नागालैंड वाज लीड बाय एजेड फिजो, द लीडर ऑफ द नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी, जो ए और जेड फिजो था वो एनएनसी का लीडर था, हु फॉट एन इंडिपेंडेंट नागा स्टेट सेपरेट फ्रॉम इंडिया। उसने भी ये डिमांड करी थी कि हमें इंडिया से अलग कर दो। क्या बात है। नाउ अब हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड इंडिया एड्रेस द रीजनल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एक्सप्लेन एनी टू है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी टू एग्जाम्पल, समझा। किन्हीं भी 2 एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है कि इंडिया जो है द रीजनल लोगों के एस्पिरेशन पर ध्यान देती है। इंडिया है डेल्ट विद रीजनल एस्पिरेशन बाय मेंटेनिंग अ डेडिकेटेड बैलेंस बिटवीन एड्रेसिंग लोकल डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। ओके, जो इंडिया है वो लोकल लोगों की डिमांड पर ध्यान देती है और जो ऑटोनॉमी है उसे प्रिजर्व करने पर भी, और नेशनल यूनिटी बनाए रखती है। जैसे फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन 19th century और 16th century, इंडिया विटनेस्ड अ मास मूवमेंट डिमांडिंग बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स। लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोगों ने डिमांड करना चालू कर दिया, नहीं हमें हमारा देश बना के दो, हमें हमारा देश। फिर देश की जगह छोटे से स्टेट बना के दिया। द आंध्र प्रदेश स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 1953 along struggle led by पोटी श्री रामुल्लू, नाम तो याद हो ही गया होगा, and other leaders who called for the Telugu speaking states, ठीक है। सिमिलरली तमिलनाडु मद्रास, जो पहले के टाइम में मद्रास था, was also restructured to meet the demand of Tamil speaking people। वही जो हमने पढ़ा था द्रविडियन कट हो जाएगा, वही जो हमने पढ़ा था द्रविडियन मूवमेंट में, जो पेरियार से डिमांड कर रहे थे तमिलनाडु के लिए डिफरेंट स्पीड ऑफ पेरियार। छोड़ो। द असम अकॉर्ड कब हुआ था? 1985 में।
Assam saw an intense movement led by All Assam Students Union against illegal immigration. Movement escalated into violence but resolved through the Assam Accord. This agreement addressed the concern over immigration and autonomy. समझ आया? जो असम के स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट यूनियन था, उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन जो बांग्लादेश से आ रहे थे उनके खिलाफ बहुत इंटेंस मूवमेंट चलाया। भाई दूसरों की जगह जाके ऐसे कब्जा करोगे रहोगे और उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो यही करेंगे ना, द मूवमेंट। वो फिर उससे वायलेंस हो गया, असम अकॉर्ड आया। इस एग्रीमेंट में ये बोला गया कि हम इस पर ध्यान देंगे, हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि जो इलीगल इमिग्रेशन है उसे हटाया जाएगा और ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऑफरिंग सॉल्यूशन फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ आया यार? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत लंबे होने वाले हैं, लंबी वीडियो आएगी मतलब। जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी थ्री सुटेबल इन आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आंसर नंबर 8, Jammu and Kashmir remain a significant example for the plural society and politics due to diversity and unique political history। जैसे द की आर्गूमेंट क्या है, मतलब मेन आर्गूमेंट क्या दिया जाता है? रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, अ हाईली डाइवर्स पॉपुलेशन विद अ वैरायटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख एंड बुद्धिस्ट वहाँ रहते हैं। दिस डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द रीजन कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। समझ आया? आई होगा कि ये जो भी पॉपुलेशन है, ये 4 है, 5 और भी होंगे, उनके कल्चर प्रैक्टिस और लैंग्वेज और ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग है। एथनिक एंड लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, द रीजन इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ethnic groups, Kashmiri Pandits, Dogras, Gujaras and Ladakis, each with the distinct language, custom and practices। सभी की कस्टम और लैंग्वेज और प्रैक्टिस अलग हैं। जैसे डोगरी लैंग्वेज जम्मू में बोली जाती है, कश्मीरी वैली में, और लद्दाखी लद्दाख में। ये याद रखना, ठीक है, मेन है भाई। अच्छा खासा पॉइंट है। Now, third point है political pluralism and regional autonomy। In this region enjoyed special political status under the India's constitution। जम्मू एंड कश्मीर में जो था आर्टिकल 370। This autonomy allowed the region have its own laws, separate flags, significant control over internal affairs। समझ आया? The abrogation of Article 370 has changed its dynamic but region's complex political structure and reflect its pluralistic nature। मतलब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा खासा चेंज था पॉलिटिकल हिस्ट्री में और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। ये दिखाता है प्लूरलिज्म इन नेचर। चलो अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एनालाइज एनी 3 मेन कॉजेज ऑफ अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अनरेस्ट एंड कॉज। समझ आए? अनरेस्ट मतलब समझो भाई, समझो, इतना बताऊंगा तो कैसे करोगे, ठीक है। इट कैन एट्रीब्यूटेड बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। जो वहाँ पे अनरेस्ट था, विवाद था, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फैक्टर थे। पहले हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, पाकिस्तान्स क्लेम ओवर कश्मीर ड्यू टू मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। क्या मतलब? पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि यहाँ ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी है इसीलिए कश्मीर अब हमारा हो। यही है फ्यूल्ड कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यही भाई, जो आग लगी हुई थी ना, उसमें ये फ्यूल का काम कर रहा था, यही बात उस लड़ाई में।
लीडिंग द मल्टीपल वॉर्स क्रॉस बॉर्डर टेरिटोरिज्म, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी क्रॉस बॉर्डर टेरिटोरिज्म, मतलब वहाँ से टेररिस्ट आतंकवादी घुसपैठ करे जा रहे थे, यही इधर उधर हो रहा था लड़ाई झगड़े। सपोर्ट फॉर द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द रीजन, वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो गया। फिर कहने लगे ना हमें पाकिस्तान में जाना है ना खुद का, हमें अलग ही कर दो, अलग ही हमें स्टेट बना, मतलब हमारी खुद की ऑटोनॉमी दे दो। क्या कहें अब। ना हम बात कर लेते हैं इंटरनली, जो इंटरनली अनरेस्ट था जम्मू एंड कश्मीर में। तो इंटरनली अनरेस्ट में है आर्टिकल 370 एक तो हो गया स्पेशल राइट वाला। द प्रॉमिस ऑफ अ प्लेबिसाइड रिमेन्स द अनसॉल्व्ड। प्लेबिसाइड मतलब हो गया पीपल वोट, वहाँ के लोग वोट करेंगे कि हमारा स्टेट कैसा चलना चाहिए, ये अभी भी अनसॉल्व्ड था। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जो कि होता है स्पेशल राइट वाला, और ये कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी आ रहा था, एंड एलियनेशन अमंग द पीपल ऑफ द कश्मीर। एलियनेशन मतलब एकदम आइसोलेशन में चले जाना, सबसे अलग, यही सब, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, तो इसलिए सरकार उन पर भी ध्यान नहीं दे रही थी कि किसकी कितनी इच्छाएं पूरी करें। इरोजन ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। इरोजन मतलब ख़राब कर देना, मतलब मिटा देना। स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 से मिल रहा था, क्या क्या मिल रहा था, यही कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद के फ्लैग, यही सब होना चाहिए। द अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 का अबॉलिशन हो गया अगस्त 2019। एस्केलेटेड मतलब बढ़ावा देना किस चीज़ को, अनरेस्ट को और बढ़ावा दे रहा था। लीड अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, वॉयलेंस बढ़ने लगा। और ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट का ब्रेक डाउन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर से। पहले तुम उन्हें स्पेशल राइट दे रहे हो, स्पेशल राइट्स, फिर बाद में तुम उन्हें छीन रहे हो। तो भाई कहते हैं ना, जब कि जैसे शुरू में भाई किसी एक ग्रुप को मिलाने के लिए, बड़े ग्रुप में मिलाने के लिए तुमने उन्हें मोतीचूर का लड्डू दिया, फिर बाद में तुमने देना बंद कर दिया, फिर तो वो तो प्रोटेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, क्यों शुरू में ही क्यों दिया तुमने, आप छीन लो, गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। नेम द लीडर हु साइन द पंजाब अकॉर्ड एंड एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजन ऑफ दिस अकॉर्ड। बोर्ड 2024 में भी आया है। प्रोविजन का मतलब समझ लो, यानी कि अरेंजमेंट, कौन कौन सी अरेंजमेंट करी, यहाँ पे द पंजाब अकॉर्ड वॉज ऑल्सो नोन एज द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। समझ लो भाई, ये पंजाब अकॉर्ड को इस अकॉर्ड के भी नाम से जाना जाता है। साइन इन 1985 बिटवीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लोंगोवाल, लीडर ऑफ अकाली दल। जो हरचंद सिंह लोंगोवाल थे वो अकाली दल के लीडर थे। इसका एम क्या था, रिस्टोर करेंगे पीस एंड नॉर्मलेंसी टू पंजाब आफ्टर पीरियड ऑफ इंटर वायलेंस एंड मिलिटेंसी। प्रोविजंस क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब विच हैड बीन द जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू पंजाब। द अकाली दल हैड लॉन्ग डिमांडेड दिस। मतलब वही जो मैंने पहले भी बताया था, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि पंजाब की ही बनाई जाएगी, सिंगल कैपिटल होगी, जो कि अकाली दल की बहुत टाइम से ये डिमांड थी, लेकिन नहीं हुई भाई, पूरी नहीं हुई, क्या करें। चलो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो प्रोविजन का सेकंड पॉइंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट। द अकॉर्ड ऑल्सो एड्रेस मतलब ध्यान दिया गया ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। कौन सी रिवर का पानी था वो, रावी बीस रिवर वाटर। ठीक है, बाय सेटिंग अप द ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व द शेयरिंग ऑफ वाटर रावी बीस water, the provision was crucially in ending conflict over distribution of water.
which had been a major point of tension between the states and contribution to the unrest in Punjab। यही सारे पॉइंट थे जिन्होंने अनरेस्ट बना रखा था पंजाब में। समझ आ गया होगा, हमने काफ़ी सारे पॉइंट पढ़े यहाँ से। अकॉर्ड के बारे में प्रोविजन क्या था, वही चंडीगढ़ वाला, और रावी बीफ रिवर वाटर, ठीक है, किन किन के बीच में, इन तीनों के बीच में। समझ लो भाई, याद रखना है सारी चीज़ें। इंदिरा गांधी's assassination and the violence against Sikhs worsened the Punjab crisis, assess the validation of statement। यहाँ पे तुम पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप समझोगे, ठीक है। इंदिरा गांधी असैसिनेशन ऑन, डेट याद कर लो भाई, अक्टूबर 31 1984 में सिख लोगों के खिलाफ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ उस टाइम पे। एग्जर्वेटेड टू मेक समथिंग वर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्स कर दिया गया सोशल अनरेस्ट रहा पंजाब में, ठीक है, पूरे पंजाब में और पूरे इंडिया में ही कह सकते हो। द असैसिनेशन कैरीज आउट बाय हर सिख बॉडीगार्ड, उनके एक सिख बॉडीगार्ड ने ये असैसिनेशन किया था एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज लिया था, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट कर दिया था, जो कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर था। कहा जाता है वो उनकी बहुत पवित्र जगह थी जहाँ इन लोगों ने भेजा था मिलिट्री ट्रूप्स को, कहा था वहाँ मिलिटेंट्स यानी आतंकवादी हैं इसीलिए। तो ट्रिगर्ड अ वाइड स्प्रेड एंटी सिख राइट। देखो, एंटी सिख राइट कब स्टार्ट हुआ था, 1 नवंबर 1984 में, जस्ट एक दिन बाद, इस दिन उनका असैसिनेशन हुआ, जस्ट एक दिन बाद एंटी सिख राइट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, समझ आया। द वायलेंस लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, लगभग एक वीक तक रहा, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग दिल्ली में इसने काफ़ी इफेक्ट किया। वेयर ओवर 2000 सिक्स वर किल्ड, ठीक है, समझो, अफसोस की बात है भाई। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कानपुर, बकारो एंड चास विटनेस अ ब्रूटल अटैक रिजल्टिंग इन हंड्रेड्स ऑफ सिक्स डेथ, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर नहीं है, बस अनुमान लगा लो, अप्रॉक्सीमेट, से ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। मैनी सिक्स फैमिलीज लॉस्ट मेल मेंबर्स लीडिंग सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉस। अब यहाँ पे तुम समझो, मेल मेंबर क्या माना जाता था, इमोशनल तो हो ही गया कि हस्बैंड या फिर किसी का फादर तो गया ही है। फाइनेंशियल लॉस मतलब उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो मेल होता है वही फाइनेंशियली स्टेबल रखता है फैमिली को, वही घर से बाहर जाके कमाने वाला होता है। मेल मेंबर्स को ज़्यादा मारा गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट डिलेड रिस्पॉन्स इन रिस्टोरिंग नॉर्मलेंसी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिले किया, क्यों किया वो तो भाई अब उनके ऊपर है, क्योंकि जब पीएम मारा जब गया तो उन्होंने भी सोचा हमें एक आवाज़ उठाना चाहिए, जो कि गलत बात थी। फेलियर टू ब्रिंग अ परपेट्रल टू जस्टिस डिपेंडेंट सिक्स रिसेंटमेंट, मतलब कोई भी एक इमोरल एक्ट या इमोरल वर्क जिससे सिख लोगों में रिसेंटमेंट हुआ था, जो कि जस्टिस शो नहीं कर रहा था। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी, ठीक है, आंसरेबिलिटी नहीं बची थी, ठीक है। फीलिंग ऑफ बेट्रेयल यानी धोखेबाजी, और मार्जिनलाइज्ड मतलब कि पूरी सिख कम्युनिटी को एक एज पे, एक कोने पे लाके खड़ा कर दिया, अब वहाँ से उन्हें पास जाने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वो इधर आएंगे तो उनकी मास किलिंग हो रही थी और पीछे कोई रास्ता नहीं था, हर तरफ लोग फंस रखे थे। द राइज ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब, मिलिटेंसी का राइज होने लगा पंजाब में। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गेन सपोर्ट अमंग सिख लोगों में जो एक्सट्रीमिस्ट, पावरफुल या फिर जो कह लो थोड़ा जोशीले होते हैं, उन्हें सपोर्ट मिलने लगा। स्टेट फेल टू प्रोटेक्ट देम, जो कि गलत बात है, गवर्नमेंट फेल हो गई थी प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि भाई तुमने गवर्नमेंट लीडर को उड़ा दिया तो फेल तो होगी ही, मतलब जोक था भाई, सीरियस मत लेना कोई भी।
In 2005, PM मनमोहन सिंह सिख एक्सप्रेस रिग्रेट इन पार्लियामेंट, जिन्होंने शोक जताया था, जो कि थे PM मनमोहन सिंह, जब वो PM बने थे 2005 में, तब उन्होंने अपोलोजाइज़ किया था, अपोलोजाइज फॉर द वायलेंस एक्नॉलेजिंग द इमेंस पेन, जो बहुत ज़्यादा पेन था, सफरिंग थी सिख लोगों की, उसके खिलाफ इन्होंने अपोलोजाइज़ किया था। द स्कार ऑफ 1984 वायलेंस रिमेन्ड, जो घाव थे वो तो बचे ही रहे, स्कार्स जो 1984 में सिख लोगों के ऊपर दिए गए थे। इट आफ्टरमैथ कंटिन्यूड टू अफेक्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप पंजाब, कॉम्प्लिकेटिंग एफर्ट टूवर्ड रिकन्सिलिएशन एंड पीस। रिकन्सिलिएशन मतलब पुनः, संस्कृत वर्ड लिखने का मन हो रहा था, पुनः मतलब वो सुना है ना, रीबिल्ड करेंगे, क्या मतलब जो भी वहाँ पे गलत हुआ था उसे रीबिल्ड करेंगे और पीस को दोबारा हम वापस लाएंगे, ठीक है। एट एनी टू इशूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन पॉलिटिक्स इज स्ट्रांगली शेप्ड बाय टू सेंट्रल इशूज, दो सेंट्रल इशूज थे। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, खुद ही शासन करना चाहते थे, एंड सक्सेशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द कॉल फॉर ऑटोनॉमी अराइव फ्रॉम द यूनिक एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी फॉर रीजन्स एंड कम्युनिटीज़, मतलब कि वहाँ की हर जो भी छोटी से छोटी कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा था हमारी एक अलग एथनिसिटी, हमारी अलग भाषा है, अलग कल्चरल आइडेंटिटी है, इसलिए हमारे लिए खुद का स्टेट बना के दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। सी ग्रेटर लोकल गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर डिस्टिंक्ट हेरिटेज, मतलब उन्होंने कहा हम उनकी लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए और प्रोटेक्शन देने चाहिए उनकी डिस्टिंक्ट हेरिटेज, जो उनकी शुरू से एथनिसिटी रही है उसको उन्हें बचाना चाहिए, जो हेरिटेज है उसे बचाना है, ऐसा गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड करी। पहला क्या, जो गवर्नमेंट होगी उनकी लोकल होगी और उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी उनकी हेरिटेज को, ठीक है, समझ आया। नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, ये हमारा था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट एड अनदर लेयर ऑफ complexity with some group pushing for full independence from India। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट यानी वो डिमांड करने लगे थे हमें ये इंडिया इससे अलग ही कर दो, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम, क्योंकि जैसे बांग्लादेश हुआ है वैसे ही ये सोच रहे थे हमें भी अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। यही थे हमारे दो इशूज डोमिनेट द पॉलिटिक्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स थी उसमें दो इशूज थे, ये दो, ठीक है, याद रखना, एक्सप्लेन भी कर देना गाइस। नाउ अब हमारा लास्ट जो कि 13 क्वेश्चन है। द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 to 1985 सर्व एज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक है, हाँ ठीक है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। असम का जो मूवमेंट था इतने से इतने बीच में एक बहुत मेन एग्जाम्पल माना जाता था अगेंस्ट आउटसाइडर्स के खिलाफ में, जो हमने पहले ही पढ़ा है, यहाँ के स्टूडेंट्स लोगों ने करा था। चलो पढ़ते हैं। द असम मूवमेंट इन 1979 to 1985 सर्व अ प्रोमिनेंट, यानी कि बेस्ट है, बहुत बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर इन इंडिया, पर्टिकुलरली एड्रेसिंग, ध्यान दिया जाता है, यानी एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ लोकल असमीज पॉपुलेशन रिगार्डिंग इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, आउटसाइडर यानी इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक कंसर्न पहले पढ़ते हैं। द वॉर लार्जली ड्रिवन बाय द फियर एंड अनचेक्ड इमिग्रेशन स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में क्राइसिस होने लगे थे 1971 के वॉर के टाइम पे, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ के लोग भाग भाग के नॉर्थ ईस्ट में आ जाते थे। मेकिंग नेटिव असामीज माइनॉरिटीज इन देयर ओन स्टेट्स, मतलब सोचो तुम
ये बांग्लादेश है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड है। यहाँ से लोग इतना भाग भाग के आ रहे थे, यहाँ की जो भी पॉपुलेशन थी, जितनी भी पॉपुलेशन थी, इन्हें माइनॉरिटी बना के इनकी पॉपुलेशन बड़ी बन गई। सोच लो कितने, मतलब असम की पॉपुलेशन के डबल लोग आ रहे थे बांग्लादेश से, इसलिए इन्हें जबकि माइनॉरिटी बना दिया। मतलब कितनी शॉकिंग बात है। दिस वॉज व्यूड एज अ थ्रेट ऑफ असामीज कल्चरल लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। ये तो होता है, जो मेजॉरिटी में होता है एट द एंड वही डोमिनेट करता है, इसीलिए असामीज लोग डरने लगे थे। इकोनॉमिक स्ट्रेन होने लगा था, मतलब जो उनकी इकोनॉमी थी एकदम रुक गई थी, स्टेबल, ना आगे बढ़ रही थी ना कुछ हो रहा था, कोई ग्रोथ नहीं शो हो रहा था। द परसीव्ड इंक्रीज कंपटीशन फॉर जॉब लैंड एंड रिसोर्सेज। हो गई भाई, जब कहीं भी पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ जॉब लैंड और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन मारा मारी होगी, जो कि आज का भी टाइम हो रहा है। इकोनॉमिक रिसेंटमेंट अमंग द लोकल पॉपुलेशन। इकोनॉमिक रेस्ट रिसेंटमेंट, जो इकोनॉमी थी उनकी एकदम रेस्ट पे चली गई थी, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना कुछ हो रहा है, लोगों की हालत बेकार होती जा रही है। समझ सकते हो भाई आज के टाइम से। नाउ अब हम अपने थर्ड पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट एंड आइडेंटिटी अवर्शन। अवर्शन मतलब अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव इन समथिंग इज ट्रू। मतलब कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो तुम्हें लगता है हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। मैंने भी गूगल किया है गाइस। द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू विच स्प्रेड हेडेड द मूवमेंट, वाइड स्प्रेड किया इन्होंने मूवमेंट, एंड डिमांडेड द आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन मतलब होता है एक ऐसा, मतलब कि वहाँ से लोग आए जा रहे थे और यहाँ के लोगों को हटाए जा रहे थे। इसकी डेफिनेशन ये है, फॉर्मल रिमूवल ऑफ अ पर्सन, ये है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, of foreigners who had entered Assam after 1951। और मतलब कि जो आंसू थी उन्होंने डिमांड किया उन लोगों के बारे में आइडेंटिफाई करें जो फॉरेनर्स हैं और जो घुसपैठ करा है उन्होंने, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हाईलाइट अ ब्रॉडर अवर्शन ऑफ अ Assamese आइडेंटिटी एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये हाईलाइट करता है कि ज़्यादा लोग जब यहाँ पे आते रहेंगे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, अवर्सन मतलब एक स्टेटमेंट, कि जो असामीज़ की आइडेंटिटी को खतरा है और जो बाहर से लोग आएंगे वो कंट्रोल कर लेंगे स्टेट पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। असामीज़ को पॉलिटिकल लैंडस्केप पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादातर आउटसाइडर कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिवोल्यूशन थ्रू असम अकॉर्ड। जो मतलब रिवोल्यूशन यानी कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकला वो एक अकॉर्ड यानी समझौते के बाद निकला। द मोमेंट कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड मतलब जो एक फाइनल रिजल्ट आता है, लिख देता हूँ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। द असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड में फाइनल रिजल्ट इस टाइम पे आया था 1985 में। एन एग्रीमेंट विद द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट से इन्होंने एग्रीमेंट बनाया जिसका एम यह था कि टू आइडेंटिफाई डिपोर्ट्स, मतलब जो बाहर से आए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और सेफ गार्ड करेंगे असम की आइडेंटिटी, असामीज की आइडेंटिटी। दिस अकॉर्ड लेड द फॉर्मेशन ऑफ असम घाना परिषद, AGP फॉर्मेशन कर, इन्होंने क्या कहते हैं इस एग्रीमेंट ने, यानी कि ये जो समझौता था इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह लो एक परिषद को फॉर्म कर देता जो कि सिंबलाइज करता था शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर टुवर्ड्स लोकल इंटरेस्ट। ये जो भी थे लोकल ग्रुप था यहाँ का, ठीक है, असम का। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि इसका इलीगल इमिग्रेंट्स एंड सेफ गार्ड असम के लोगों के जो आइडेंटिटी, ठीक है। तो जैसे कि काफ़ी लोगों ने सुना होगा लैंड टेन्योर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो लैंड टेन्योर है वहाँ पे ये है कि कोई भी
नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अलावा वहाँ पे जाके लैंड बाय नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। वही वहाँ का लैंड टेन्योर जो कि शो करता है असम लोगों के इंटरेस्ट, कल्चर, एथनिसिटी, आइडेंटिटी, इन सब को सेव करने के लिए, क्योंकि वो लोग वैसे भी माइनॉरिटी में है, 4% है समथिंग, शायद हमने एमसीक्यू में पढ़ा था। और अगर यहाँ के लोग जाके वहाँ पे लैंड बाय करेंगे और वहाँ लोग रहेंगे तो उन वो तो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे या फिर ख़त्म ही हो जाएंगे, विलुप्त ही हो जाएंगे जैसे डायनासोर हुए हैं। Thanks for watching this video till the end and send it your feedback in the comment box. Before leaving this video, like and share it, as well as subscribe this YouTube channel for the insightful PYQs for the board exam.